हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से एक बार वेलकम है। हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं और केमिकल काइनेटिक्स में लेक्चर नंबर 5 हम आज पढ़ेंगे। केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 5। लेक्चर 4 में हमने पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस जो है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है क्या होता है। इसके अलावा हमने यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पढ़ा था और रेट कांस्टेंट यूनिट के लिए फॉर्मूला हमने बताया था मोल 1 माइनस एन, लीटर n माइनस 1 और पर सेकेंड। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। ये nth ऑर्डर के लिए था, सभी के लिए हम इसको अप्लाई कर सकते थे। आज का टॉपिक जो है बड़ा इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ध्यान से देखना आपके पास टॉपिक हमारे पास है। हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कि जो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक चीज़ माननी पड़ेगी, बहुत ध्यान से देखना, बिल्कुल माइंड को लेक्चर के अंदर इन्वॉल्व रखना और बहुत ध्यान से देखना। लेट हमने माना स्टार्ट की 5 मिनट बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टार्ट की 5 मिनट्स को बहुत ध्यान से आप देखिए। हमने माना कि कोई रिएक्टेंट है ए, वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर। ए गिव्स प्रोडक्ट, ये हमने मान लिया। अब हम टाइम की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्या करेंगे वो देखना आपके पास, बहुत ध्यान से देखना। लेट t इज इक्वल टू 0, मतलब टाइम पीरियड 0 है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी है आप बताइए। आपने पता है, हमने पहले भी पढ़ा था, जब t इज इक्वल टू 0 होता है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मैक्सिमम होती है। कितनी मैक्सिमम हो सकती है किसी रिएक्टेंट कंसंट्रेशन? मैक्सिमम वो हो सकती है सर जितनी हम स्टार्ट में लेके चले हैं, वो सबसे मैक्सिमम कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की। तो हमने माना एक कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, t इज इक्वल टू 0 है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो हमने मान लिया आपके पास a है। जब टाइम पीरियड 0 है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट a है। अब हमने कहा टाइम जो है वो t हो गया, t सेकेंड लगा लो, t मिनट लगा, कुछ भी लगा लो, टाइम जो है वो t हो गया। क्या इफेक्ट ऑब्जर्व होगा? बेसिकली हमें एक चीज पता है, जैसे ही टाइम पीरियड स्टार्ट होगा, जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड करेगी, रिएक्टेंट रिएक्ट एंड कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी, रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब प्रोडक्ट बनने जब स्टार्ट होगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। कितनी डिक्रीज होगी हमें नहीं पता, कितनी किस रेट से वो हो रही है, लेकिन हमें पता है कुछ ना कुछ रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कम होगी। हमने मान लिया x वो अमाउंट है, x वो अमाउंट है रिएक्टेंट का जो कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट के अंदर। बहुत ध्यान से देखना, ये पॉइंट समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। x वो अमाउंट है, x वो अमाउंट है जो कन्वर्ट हुआ है, कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। अब यहां से मैं आपके ब्रेन में कुछ चीज डाल रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे कह दूं कोई रिएक्शन 20% कंप्लीट होगी, कोई भी रिएक्शंस, तो x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू 20% होगी। क्यों होगी? कोई रिएक्शन जब 20% कंप्लीट हुई है तो जितना आप कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेके चले थे उसका 20% ही तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, और x वो फ्रिक्शन है, अमाउंट है जो कन्वर्ट होता है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के अंदर।
अगर मैं कह दूं कोई रिएक्शन 60% कंप्लीट होगी, तो जितनी आप लेके चले थे उसका 60% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। मैं कह दूं कोई रिएक्शन X% कंप्लीट होगी, मतलब जितनी कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आप लेके चले थे उसका X% किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट के अंदर। तो पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा ए क्या है। ए के बारे में बता दूं, बहुत ध्यान से देखना एक एक वर्ड। ए आपके पास इनिशियल कंसेंट्रेशन है। इनिशियल कंसेंट्रेशन का मतलब वो कंसेंट्रेशन जो हम बिगिनिंग में लेके चले हैं। एक्स क्या है, एक्स वो अमाउंट है, जो एक्स वो परसेंटेज है जो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। तो हमने यहां पर लिखा टी इज इक्वल टू 0 है, तो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए है। टाइम टी सेकंड हो गया तो कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। कितना कन्वर्ट हो गया, हमने मान लिया एक्स कन्वर्ट हो गया। तो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी बची, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए हम लेके चले थे, एक्स कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, तो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी बची, ए माइनस एक्स। ये पॉइंट देख लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट। ए इनिशियल कंसेंट्रेशन है जब स्टार्ट में हम लेके चले थे, जब टी इज इक्वल टू 0 था। एक्स वो अमाउंट है, एक्स पे थोड़ा कंसेंट्रेट करो, एक्स वो अमाउंट है जो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट के अंदर। अगर कोई रिएक्शन 20% कंप्लीट हुई है तो जितना कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट थी उसका 20% कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट के अंदर। बचा कितनी कंसेंट्रेशन, जितनी लेके चले थे उसमें से 20 माइनस कर दो, कंसेंट्रेशन बच जाएगी, जिसको मैंने लिखा ए माइनस एक्स। अगर कोई रिएक्शन 40% कंप्लीट हुई है तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्स ही रिफ्लेक्ट करता है कितना कन्वर्ट हुआ है। 40% कंप्लीट का मतलब 40% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, तो जितना आप लेके चले थे उसका 40% तो एक्स हो जाएगा। इनिशियल कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा जब टी इज इक्वल टू 0 था। और उस 40% की वैल्यू को अगर आप इनिशियल कंसेंट्रेशन में से माइनस कर दोगे तो ये जो कंसेंट्रेशन बची है ना, इस कंसेंट्रेशन को हम बोलते हैं रिमेनिंग कंसेंट्रेशन। ध्यान से देखना आपके पास, रिमेनिंग कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये जो है ये रिमेनिंग कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। ये बात आपको ध्यान में। अब कुछ बात और समझ लो, कुछ बुक में अलग तरीके से लिख रखा है, हमने यहां पर टी इज इक्वल टू 0 लिखा है, कुछ बुक में लिख रखा है जब टी इज इक्वल टू 0 है तो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है उसको इसने लिख रखा है पास ए नोट है। कितना के पास, ए नोट। जैसे हमने यहां पर ए लिखा है, कुछ बुक में रिप्रेजेंटेशन कर ए नोट है। तो जब टाइम टी हुआ, टाइम जब टी हुआ तो कंसेंट्रेशन इनिशियल कितनी थी, ए नोट थी। टाइम टी हो गया तो कुछ ना कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। लेट हमने मान लिया एक्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी बची, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो बची आपके पास ए नोट माइनस एक्स, ए नोट माइनस एक्स। और इस ए नोट माइनस एक्स को हम अज्यूम कर लें किसके बराबर, आपके पास ए के बराबर। ध्यान रखना, कुछ बुक में ये भी कर रखा है लेट जब टी इज इक्वल टू 0 है तो कंसेंट्रेशन को ए नहीं मान रखा है, ए नोट मान रखा है। और जब टाइम टी हुआ है तो कुछ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, वो एक्स हो गया है। बचा कितना, ए नोट माइनस एक्स। और ए नोट माइनस एक्स को एक वैल्यू नाम दे दिया कि ए है। जैसे हम इस ए माइनस एक्स को मैं जेड मान लूं कि ए माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आपके पास जेड है, तो जहां पर जेड लिखूंगा तो उसका मतलब क्या होगा, ए माइनस एक्स होगा। इसी तरह कहीं पर ए लिखा होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, ए नोट माइनस एक्स होगी। ये भी हो सकता है। कुछ बुक में क्या कर रखा है, ए नोट की जगह आर नोट लिख रखा है, तो भी वही बात हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा पास, आर नोट। अब कितना बच जाएगा यहाँ पर आपके पास, आर नोट माइनस एक्स, और ये क्या बच जाएगा पास, आर बच जाएगा। तो ये कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है, ध्यान रखना। यही चीज है, ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है, और ये भी वही चीज है। कैसे वही चीज है, टी इज इक्वल टू 0 है तो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए है। टाइम टू हुआ तो एक्स अमाउंट परसेंटेज कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। कंसेंट्रेशन कितनी बची, ए माइनस एक्स। यहाँ पर इनिशियली बस हमने ए ली थी, इसने क्या ले लिया, ए नोट। बचा कितना, ए नोट माइनस एक्स। इसको एक नाम दे दिया, ए नोट माइनस एक्स इज इक्वल टू ए। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ए का मतलब क्या है, ए नोट माइनस एक्स है, ये ध्यान रखना। अब हम इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। अकॉर्डिंग टू रेट ला एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बस आपको पता है, माइनस हम लगाएंगे माइनस डी एक्स बाई डी टी। रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करते हैं dx बाई dt से, माइनस इसलिए रखा करें क्योंकि रिएक्टेंट की हम बात कर रहे हैं और रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज होती है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका के पास, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो जब टाइम t है तो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी है, a माइनस, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं
तो जब टाइम टी है तो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए माइनस एक्स है, तो ए माइनस एक्स, और इस फर्स्ट ऑर्डर है तो पावर कितनी जाएगी, 1 जाएगी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सम ऑफ द पावर 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे तो पावर का सम भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हमारे पास एक चीज आ गई, माइनस डी एक्स बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स की पावर 1। यहां से हम क्या करेंगे, माइनस डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यूज करेंगे के इंटू ए माइनस एक्स, के इंटू ए माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए माइनस एक्स को नीचे ले आएंगे और डी टी को ऊपर ले जाएंगे, तो क्या बनेगा, माइनस डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आपके पास, के डी टी। ये आपके पास आ गया, माइनस डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी। माइनस अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं, माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ये पैरामीटर बन जाएगा डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आपके पास, माइनस के डी टी। ये आपके पास बच गया, आ गया आपके पास। अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दे दोनों साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यहां पर लिखेंगे आपके पास ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, जब हम दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा आपके पास, ध्यान से देखना आपके पास, तब क्या होगा, इस पैरामीटर को ये लिख सकता हूं मैं, इस वाले पैरामीटर को 1 अपॉन ए माइनस एक्स इंटू कितना के पास, डी एक्स। ये लिख सकते हैं के पास 1 अपॉन ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। आप ध्यान से देखना आपके पास कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको याद होनी चाहिए। 1/x का इंटीग्रेशन अगर हम करें dx के रेस्पेक्ट में, 1/x का इंटीग्रेशन अगर हम करें dx के रेस्पेक्ट में, तो ये आपके पास होता है ln x। क्या होता है आपके पास, ln x। 1/x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं dx के रेस्पेक्ट में, तो ये ln x होगा। इसी तरह अगर 1/t का हम करते dt के रेस्पेक्ट में, तो क्या होता है आपके पास, ln t होगा। लेकिन हमारे पास जो है ना, वो क्या है आपके पास, हमारे पास है 1 अपॉन ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, मतलब 1/a बाई एन एस एक्स का इंटीग्रेशन करना है dx के रेस्पेक्ट में। तो यहां से अगर इसी का करना होता तो 1 अपॉन ए माइनस एक्स इन किसके रेस्पेक्ट में, dx कितना आ जाएगा पास, ये आपके पास आ जाएगा ln a माइनस एक्स। तो इस पैरामीटर की वैल्यू आ गई हमारे पास। यहां से हम इस स्टेप को, फोर्थ स्टेप को सपोज करो मैंने फोर्थ नाम दे दिया, फिफ्थ स्टेप हम यहां पर लिख रहे हैं इसका। ठीक है, तो क्या बन जाएगा पास, यहां पर बन जाएगा ln a माइनस एक्स। हो गया, इसका इंटीग्रेशन करोगे, dt का इंटीग्रेशन करोगे, के कांस्टेंट है, कांस्टेंट कहां जाएगा, बाहर, तो माइनस के कांस्टेंट है वो क्या आ गया पास, बाहर। हमारे पास अंदर टर्म बच गई dt। dt का इंटीग्रेशन आपके पास ध्यान रखना t होता है, dx का इंटीग्रेशन अगर करूं मैं तो केवल क्या होगा पास, x। ध्यान रखना, dx का इंटीग्रेशन x होगा, dt का इंटीग्रेशन t होगा। अगर यहां पर dx नहीं, यहां पर कितना के पास 1 अपॉन x इंटू डी एक्स है, तो इसका कितना होगा पास, ln x। थोड़ा ध्यान रखना इन फॉर्मूले को। तो यहां से क्या होगा पास, ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी, था के कॉन्स्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन हमने बताया है, dt का इंटीग्रेशन कितना होगा t, तो माइनस के टी और प्लस कितना होगा पास c। यहां पर c क्या है, c है हमारे पास इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट। क्या आपके पास c क्या है, आपके पास इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट। ln a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, और c क्या है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब ध्यान से सुनना, यहां पर अगर हम लेट में मान लू, लेट t इज इक्वल टू 0 है, टाइम पीरियड अगर 0 है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है। आप देखो ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड अगर t है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम t के रेस्पेक्ट में किया था, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितने लेके चले थे, a माइनस एक्स। अब मैंने प्ज्यूम कर लिया t इज इक्वल टू 0 है, तो भाई t जब 0 है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये थोड़ी ना है, t 0 है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपके पास, t इज इक्वल टू 0 है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपके पास a है। तो यहां पर पुट करना, लेट t इज इक्वल टू 0 है, t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा पास, बोलो, t इज इक्वल टू 0, ये पूरी टर्म कितनी बन जाएगी, 0। जब आप देखते ना, जब आप t की वैल्यू पुट करोगे यहां पर 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और 0 होते क्या हो जाएगा, ln a इज इक्वल टू c हो जाएगा। अब आप कहोगे सर t की वैल्यू 0 पुट गई तो ये कैसे चेंज हो गया, ये मैंने बताया ना, t इज इक्वल टू 0 है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट a है, और यहां पर टाइम t के रेस्पेक्ट में निकाला था, तो t जब टाइम था तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ln a माइनस एक्स थी। जब t 0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो ये कंसंट्रेशन t इज इक्वल टू 0 पे क्या है,
टी इज इक्वल टू 0 पे कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए है, तो कितना हो जाएगा ln A इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास C हो गया। समझ में आई? अब इस C की वैल्यू उठाकर सपोज करो ये 5th इक्वेशन है और ये हमारे पास इक्वेशन है 6th, सपोज करो, ठीक है। या आप ये समझो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये आपके पास इक्वेशन सेकंड आई और ये आपके पास इक्वेशन आ गई थर्ड। ओके, इस C की वैल्यू उठाकर सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। C की वैल्यू क्या आएगा, पैरामीटर क्या आएगा वो अभी बताते हैं एक बार, इसको मैं हटा देता हूं थोड़ा सा। ln A इक्वल C हो गया, C की वैल्यू यहां पर पुट करो, क्या बनेगा आपके पास, हमारे पास बनेगा सर ln A माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस C, और C की वैल्यू हमने पुट कर दी कितना आपके पास ln A। इस इक्वेशन को यहीं पर थोड़ा लॉक कर देते हैं क्योंकि ये इक्वेशन आगे चल के और भी यूज होगी। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, 4th इक्वेशन, हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4th। ये आपके पास आई ln A माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln A। ओके, अब हम क्या करें, इस के टी को इधर ले आए, के टी इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा पास ln A, और ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा माइनस ln A माइनस एक्स। इसको हम इधर ले प्लस का हो गया, इसको उधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन बनी है log A माइनस log B। एक फॉर्मूला आ रहा है, ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। एक तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए log A माइनस log B, इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं log A अपॉन B। क्या लिख सकते पास log A अपॉन B। एक तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एक फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए log x की पावर m जो होती है, log x की पावर m, उसको हम लिख सकते हैं, पावर आगे आ जाती है बेटा और आपके पास बन जाता है m log x। ध्यान से देखना, log A माइनस log B जो होता है उसकी वैल्यू होती है log A अपॉन B। log x की पावर m जो होती है उसको हम लिखते हैं m log x। और log A प्लस B अगर है कहीं पर, अगर आप फॉर्मूला ये बन रहा है आपके पास log A प्लस log B, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं log A इंटू B, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, ये जो ln हम लिख रहे हैं ना, ln एक जगह में लिख रहा हूं पास ln और एक जगह में लिख रहा हूं log। ये जो log है ना, इसको हम मैथमेटिकल टर्म्स में बोलते हैं कॉमन log है। ये कौन सा log है पास, कॉमन log। और ये जो log है ना ln, इस log को हम एक नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं पास नेचुरल log। क्या बोलता है पास, नेचुरल log। ln नेचुरल log है और log वो उधर लिखा है वो कॉमन log है, उसका बेस 10 है। इन दोनों में एक रिलेशनशिप होता है, इन दोनों में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है कि 2ln जो है वो हमारे पास बराबर होता है 2.303 log। ln इज इक्वल टू 2.303 log। ये कुछ फॉर्मूले बने, ध्यान से देखना, log A माइनस log B इज इक्वल टू log A इंटू B। log x की पावर m अगर है तो उसको हम m log x लिख सकते हैं। ln नेचुरल log है, ये कॉमन log है, और नेचुरल log और कॉमन log में एक रिलेशन होता है कि नेचुरल log इज इक्वल टू 2.303 log के बराबर होता है। तो यहां से एक पैरामीटर बना kt इज इक्वल टू ln A माइनस ln A माइनस एक्स। ये फॉर्मूला बन गया log A माइनस log B, बन गया ये log A, ये log B। log A माइनस log B क्या होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ log A अपॉन B। तो ये पैरामीटर बन जाएगा kt इज इक्वल टू ln A अपॉन A माइनस एक्स। हो गया आपके पास kt इज इक्वल टू ln A अपॉन A माइनस एक्स। अब यहां पर आपको पता है ln जो है वो किसके बराबर होता है, ln हमारे पास होता है कॉमन log के टर्म्स में 2.303 log के इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा पास, ये हमारे पास हो जाएगा kt इज इक्वल टू 2.303 और इसको मैं क्या लिख दूं पास log A अपॉन A माइनस एक्स। दैट इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर यहां से आपको k की वैल्यू निकालनी है तो k क्या हो जाएगा पास, k आपके पास हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई टी log A अपॉन A माइनस एक्स, A अपॉन A माइनस एक्स। ये आपके पास आया है इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ये आपके पास आया है इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। एक तो हमें इस इक्वेशन को ध्यान रखना है, एक हमारे पास ये इक्वेशन आई, इसको ध्यान रखना है, फॉर्मूला बिल्कुल टिप्स पे याद होना चाहिए ये वाला कि k इज इक्वल टू 2.3, ये k है, k इज इक्वल टू, ये रेट कांस्टेंट है, k इज इक्वल टू
2.303 डिवाइड बाई टी log a अपॉन a माइनस एक्स। एक ये फॉर्मूला होना चाहिए, ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln e, ये आपके पास फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखना, मैं आपसे एक चीज पूछूं, बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए, न्यूमेरिकल्स आएंगे इस पे। अब हम 2 लेक्चर्स में केवल न्यूमेरिकल्स करेंगे, नेक्स्ट के 2 लेक्चर्स में। ए क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ए मैंने अभी बताया था इनिशियल कंसेंट्रेशन है। ए क्या है, जब t इज इक्वल टू 0 है, और t 0 का मतलब कौन सी कंसेंट्रेशन आपके पास, इनिशियल है, ठीक है। a माइनस एक्स जो है, इसमें 2 चीजें हैं। इसमें x क्या है, x को ध्यान से देखना, x है कितना परसेंटेज वो रिएक्शन कंप्लीट हुई है। मतलब a माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी हो ना, तो जितना परसेंटेज आपको दिया है उसको इनिशियल में से माइनस कर देना, वो आपके पास क्या आ जाएगी, a माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, एक बार फिर देख लो, a इनिशियल, x वो अमाउंट है जो कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट के अंदर, a माइनस एक्स क्या है, रिमेनिंग कंसेंट्रेशन जितनी थी उसमें जितना कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, उसको अगर हम माइनस कर दें तो रिमेनिंग कंसेंट्रेशन आ जाएगी। इस फॉर्मूले को अगर हम इस टर्मिनोलॉजी में समझें, ये जो हमने यहां पर मैच किया था, तो हमने कहा था t इक्वल टू 0 है तो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए है, और यहां पर कहा था ए नोट के टर्म्स में एक्सप्लेन करेंगे तो t इक्वल टू 0 तो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए नोट है। तो ये फॉर्मूला ये भी बन सकता है, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ए कब है, ए हमने बताया था इनिशियल है, और इनिशियल इस केस में कितना माना था, ए नोट। तो कुछ बुक में ये फॉर्मूला भी बना रखा है, ए नोट डिवाइड बाई ए माइनस एक्स। ए माइनस एक्स का मतलब जितनी थी उसमें से जितना कन्वर्ट हो गया वो माइनस कर दो, जितनी थी उसमें से जितना कन्वर्ट हो गया उसको माइनस कर दो। इसको किसके बराबर माना था, ए के बराबर। तो फॉर्मूला ये भी तो हो सकता है ना आपके पास, log ए नोट बाई ए, ये भी लिख सकते हैं। आर के टर्म्स में लिखते तो क्या लिख सकते हैं, आर के टर्म्स में लिखते तो इंप्लाइज, ये भी हो सकता है आर नोट बाई कितना आपके पास, आर। तो 3 टर्मिनोलॉजी है जिसको हम इसको लिख सकते हैं। एक तो आपके पास ये है के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी log ए अपॉन ए माइनस एक्स। हम हमेशा इस टर्म्स में बात करेंगे। कुछ बुक में लिख रखा है k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी log ए नोट बाई ए। ए नोट क्या है, ए है, ए क्या है, ए नोट माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर माना गया था, तो ये आपके पास ये होगा। तो ये फॉर्मूला आया, दैट इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। अब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ आया है, इसमें एक पैरामीटर आपको और ध्यान रखना पड़ेगा, क्या है वो देखिए इधर। हमारे पास एक इक्वेशन आई है, ये वाली इक्वेशन, इसको थोड़ा हटा देते हैं, मैं बात करूंगा इस इक्वेशन की। क्या इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन है ln a माइनस एक्स, ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln a। ध्यान से देखना आपके पास, इस इक्वेशन को अगर मैं इक्वेशन ऑफ लाइन से कंपेयर करूं, बहुत ध्यान से देखना, इस इक्वेशन को अगर मैं इक्वेशन ऑफ लाइन से कंपेयर करूं तो क्या हो सकता है आपके पास, इसका ये हो सकता है आपके पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन y एंड x। हमें y एक्सिस और x एक्सिस पे करना पड़ेगा। ये जो m है ये रिफ्लेक्ट करता है किसी लाइन का, क्या रिफ्लेक्ट करता है आपके पास, स्लोप, और c क्या आपके पास, c आपके पास होता है इंटरसेप्ट। क्या होता है आपके पास, इंटरसेप्ट। तो ऐसे ही ये सपोज करो y एक्सिस है, ये जो है आपके पास ये x एक्सिस है, ये आपके पास इंटरसेप्ट है, और ये आपके पास क्या है, स्लोप है। ध्यान से देखना आपके पास, ये y एक्सिस पे है, ये पॉइंट x एक्सिस पे है, ये आपके पास स्लोप है, और ये आपके पास उसका इंटरसेप्ट है। तो स्लोप कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। स्लोप कैसा आ रहा है हमारे पास, स्लोप हमारे पास आ रहा है नेगेटिव। तो इस इक्वेशन का अगर ग्राफ प्लॉट करना हो तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना, क्या क्वेश्चन बनेगा वो बता के चलूंगा। जैसे ये ग्राफ है, सपोज करो ये हमें बता दिए y एक्सिस है, ये आपके पास x एक्सिस है, तो y एक्सिस पे किसको रखेंगे, y एक्सिस पे रखेंगे ln a माइनस एक्स को, और x पे किसको रखेंगे, t को। इसका मतलब वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन ln a माइनस एक्स एंड t। स्लोप कितना आएगा, माइनस के नेगेटिव स्लोप, और इंटरसेप्ट कितना बनेगा, ln a। तो स्लोप कैसा होगा आपके पास, इस तरीके से ग्राफ बनेगा, और स्लोप लिख देना आपके पास, स्लोप कितना होगा माइनस के, और इंटरसेप्ट जो बनेगा वो आपके पास कितना बनेगा, आपके पास इंटरसेप्ट हमारे पास बनेगा
ln a। अब आपके पास ये पॉइंट समझना, ये ग्राफ दे दे कहीं पर, पहली बात तो इस तरह से दे दे, ये ln a माइनस एक्स को जैसे क्वेश्चन समझो, जैसे क्वेश्चन ये दे दे इस तरीके से कि ln a माइनस एक्स और t और ये ग्राफ बना के दे आपको दे दे, और मुझे बताओ कौन से ऑर्डर के लिए ग्राफ प्लॉट किया गया है। तो ये जो हमने ये क्वेश्चंस जो हम पढ़ रहे थे, ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम पढ़ रहे थे। तो ये जो इक्वेशन आई है वो भी फर्स्ट ऑर्डर के लिए आई है। तो ये स्लोप भी किसको रिप्रेजेंट करेगा? फर्स्ट ऑर्डर। एक क्वेश्चन ये बना कि ये कौन से ऑर्डर को ग्राफ रिफ्लेक्ट कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन ये बन रहा है कि प्रिडिक्ट इट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड फाइंड आउट इट्स स्लोप। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो आपने बता दिया भाई, जब भी ln a माइनस एक्स और टी के बीच में, ln a माइनस एक्स और टी के बीच में ग्राफ प्लॉट होगा तो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर का होगा। स्लोप कितना आएगा? स्लोप की वैल्यू हमें पता है, इस इक्वेशन को ब्रेन में रखना है। ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln a होता है। स्लोप की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, स्लोप इज इक्वल टू कितना के पास? माइनस के। तो आपको ये इस तरह से टर्म्स में पूछेगा, ये ग्राफ बना के देगा और ये पूछेगा बताओ किस ऑर्डर का ग्राफ। तो आपको बताना कि ग्राफ जो है ना सर, ये कौन से ऑर्डर के लिए आपके पास? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। क्यों? क्योंकि हम इंटीग्रेटेड डेटा जो हम पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं? अभी तक फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये ग्राफ जो है वो किसके लिए आएगा आपके पास? फर्स्ट ऑर्डर के लिए आएगा। ठीक है, एक तो पूछ ले, ये ग्राफ बना के देखे बताओ इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा? तो आपको फर्स्ट ऑर्डर है। कोई पूछ ले इसका स्लोप कितना है? तो आपने बताया इसका स्लोप जो है ना वो माइनस के है, हमारे पास आया था स्लोप इज इक्वल टू। ये पूछ ले बताओ इसमें यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या आएगी? तो हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट अर्लियर लेक्चर में हमने निकाला था, कितने आपके पास? पर सेकंड आ गया आपके पास। तो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ये स्लोप, और ये आपके पास क्या है? ग्राफ है। अब यहां पर एक चीज जो है वो और खेली जाती है ब्रेन के साथ। क्या उसमें ट्रिक्स खेली जाती है? ln a माइनस एक्स टिक का स्लोप अगर है तो स्लोप इज इक्वल टू माइनस के होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है उसको समझते हैं थोड़ा सा। इस पॉइंट को हम थोड़ा यहां से साफ कर देते हैं और आगे हम प्रोसीड करते हैं। ठीक है, यहां से देखिए आपके पास क्या हुआ। हमारे पास एक इक्वेशन बनी, क्या बनी आपके पास? हमारे पास इक्वेशन बनी ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln a। कहां से आई? इस इक्वेशन को हम यहां से लेके आ रहे हैं, ये इक्वेशन हमने यहां पर पुटअप की है। ओके, ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln a। मैंने एक चीज पता है कि ln जो है ना, ln जो है वो 2.303 log के बराबर होता है। हमें पता है कि नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग में एक रिलेशन होता है कि नेचुरल लॉग जो है वो 2.303 log के बराबर होता है। अगर मैं इस लॉग को नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करूं तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा? ये हमारे पास बनेगा 2.303 log a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस 2.303 log a। बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? ये ln था, मैंने 2.303 log a माइनस एक्स लिख लिया, यहाँ पर कुछ भी ln नहीं है तो माइनस के टी रहेगा। ये ln a है तो क्या बन जाएगा? 2.303 log a। डिवाइडिंग ये इक्वेशन सपोज करो हमारे पास, वैसे तो हमने इस इक्वेशन को मार्क नहीं किया है लेकिन फिर भी हम सपोज कर देते हैं इक्वेशन नंबर 5 है। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम 2.303 बोथ साइड्स, पूरी इक्वेशन को 2.303 से दोनों साइड डिवाइड कर दो, क्या बनेगा आपके पास? हमारे पास इक्वेशन बनेगी जब इसे डिवाइड करेंगे तो इससे 2.303 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2.303 आएगा, यहाँ पर जब 2.303 लिखोगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या टर्म बनेगी? log a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303 इंटू टी प्लस कितना आपके पास? log a। आगे इक्वेशंस, पहले इक्वेशन थी नेचुरल लॉग में, अब इक्वेशन आ गई कॉमन लॉग में। पहले इक्वेशन नेचुरल लॉग में थी, अब इक्वेशन आ गई कॉमन लॉग में। क्या हुआ? log a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303 टी प्लस कितना के पास? log a हो गया। अब यहां से अगर इस इक्वेशन को दोबारा से मैं इक्वेशन ऑफ लाइन से कंपेयर करूं तो y इज इक्वल टू कितना के पास? mx प्लस c। अभी हमने बताया था ये पैरामीटर y एक्सिस होगा, ये जो है आपके पास ये x एक्सिस होगा, ये जो पैरामीटर वो स्लोप होगा और ये जो पैरामीटर वो इंटरसेप्ट होगा। तो इसको अगर ग्राफिकली हम लिखें तो क्या होगा आपके पास कि ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं किसके बीच में? y एक्सिस है ये आपके पास x एक्सिस है, y एक्सिस भी रखना है, हमने रखना है log a माइनस एक्स को। ओके, और x एक्सिस भी इसको रखना है, t को रखना है। और स्लोप कितना आएगा? स्लोप अब भी नेगेटिव है, पहले भी माइनस के स्लोप था
तब भी नेगेटिव था, अब भी वैल्यू तो नेगेटिव ही है, तो ये आपके पास नेगेटिव, लेकिन स्लोप की जो वैल्यू आएगी वो माइनस के नहीं आएगी, माइनस के 2.303 ये आपके पास आएगी। तो ये जो आया है, ये जो ग्राफ आया है, ये भी किसके लिए आपके पास बताओ, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। किसके लिए आपके पास, फर्स्ट। लेकिन ट्रिक अलग अलग है। क्या ट्रिक है, एक तो ग्राफ ये बनाया था कि ये दो ग्राफ दे दिए, सपोज करो आपके पास, एक तो आपको ये ग्राफ दे दिया, यहीं पर देखिए, इसको सेंटर में देखिए, एक तो आपको ये ग्राफ दे दिया, कौन सा, ये ग्राफ, ठीक है, ये, और एक आपके पास ये ग्राफ दे दिया, यहां पर लिख दिया आपके पास ln a माइनस एक्स एंड t, और यहां पर लिख दिया आपके पास log a माइनस एक्स अपॉन टी। और आप इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज है, तो सारी सिमिलरिटीज है सर। log a माइनस एक्स और वर्सेस t के बीच में प्लॉट करेंगे तो भी फर्स्ट ऑर्डर होगा, और log a माइनस एक्स और t के बीच में पुट करेंगे तब भी कितना होगा आपके पास, फर्स्ट ऑर्डर होगा। इन दोनों में सिमिलरिटीज, तो ये भी ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर का है और ये भी ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर का है। दोनों में डिसिमिलरिटीज क्या है, बस थोड़ा फर्क ये है, यहां पर जो स्लोप आएगा वो भी नेगेटिव होगा, और यहां पर जो स्लोप आएगा ना वो भी कैसा होगा अपने पास, नेगेटिव। लेकिन यहां पर जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी माइनस के अपॉन, सॉरी, यहां पर वैल्यू आएगी पास माइनस के, और यहां पर वैल्यू आएगी पास माइनस के अपॉन 2.303। ध्यान रखना आपके पास, ये भी फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है। लेकिन अगर नेचुरल लॉग और टी के बीच में पुटअप किया गया है, नेचुरल लॉग और टी के बीच में पुटअप किया गया है, तो स्लोप की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस की आएगी। अगर कॉमन लॉग और टी के बीच में पुटअप किया गया है तो स्लोप कितना आएगा पास, माइनस के अपॉन 2.303 आएगा। दोनों में इंटरसेप्ट कितना बनेगा, इसमें इंटरसेप्ट हमने बनाया था कितना आपके पास, ln a बनेगा, यहां पर आपने लिखना आपके पास ln a, और यहां पर जो इंटरसेप्ट बनेगा आपके पास वो कितना बनेगा, ln a नहीं बनेगा, क्या बनेगा पास, log a बनेगा। यहां पर इंटरसेप्ट जो आपके पास वो कितना बनेगा, यहां पर बन रहा था, ध्यान हो, कितना बनेगा पास, log a, तो यहां पर इंटरसेप्ट जो बनेगा वो log a। ये पूरा टॉपिक था जिसको हम पढ़ते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ये पूरा याद होना चाहिए। स्टार्ट में क्या किया था हमने, एक यूज प्रोडक्ट, आप अपने नर्व्स को कंट्रोल रख के यू कैन डू थिंग्स विदाउट द हेल्प ऑफ द वर्ड। फॉर एन एग्जांपल्स, मैं देखिए आपको बताता हूं, एक यूज प्रोडक्ट लेट t इज इक्वल टू 0 है तो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट a है, टाइम t हो गया तो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट a माइनस एक्स। यहां पर मैंने तीन चीजें बताई, a का मतलब वो है इनिशियल, x का मतलब वो फ्रिक्शन है जो कन्वर्ट हो चुका है प्रोडक्ट के अंदर, a माइनस एक्स रिमेनिंग कंसेंट्रेशन है आफ्टर टाइम t। यहां से इक्वेशन पुट की थी माइनस डी एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स की पावर 1। यहां से हमने इंटीग्रेशन किया था और उससे हमारे पास एक इक्वेशन बनी थी के टी इज इक्वल टू, यहां से आपके पास बना था माइनस के टी इज इक्वल टू ln a माइनस ln a माइनस एक्स, और यहाँ से हमने फॉर्मूला बनाया था log a अपॉन a माइनस एक्स का, और ये पैरामीटर 16 था। फिर हमने a नोट और a की टर्म्स में बताया था, फिर उसके बाद हमने स्लोप की टर्म्स में बताया कि ये स्लोप इस तरह से हम इसको अज्यूम कर सकते हैं। दो स्लोप और बनेंगे इसके, वो थोड़ा सा बाद में बताएंगे जब हम एक टॉपिक और पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, स्लोप की टर्म्स में भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ सकता है कि एक ग्राफ बना के दे दे और पूछ ले बताओ ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा है। ध्यान रखना, ln a माइनस एक्स जब भी होगा ना, यहाँ पर लोग चाहे नेचुरल हो चाहे कॉमन हो, चाहे नेचुरल लोग हो चाहे कॉमन लोग हो, मतलब लोग और टी के बीच में अगर टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है तो फर्स्ट ऑर्डर का होगा। बट फर्क थोड़ा एक चीज ध्यान रखना कि नेचुरल लोग और एक्स टी के बीच में किया गया तो स्लोप माइनस की होगा, और कॉमन लोग और टी के बीच में किया गया तो स्लोप कितना होगा, माइनस के अपॉन 2.303 होगा। ये ध्यान से देखिए, ओके। अगला जो टॉपिक है वो इसी से जुड़ा हुआ है, उसका नाम है आपके पास हाफ लाइफ पीरियड, वो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड किसका, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड पढ़ने से पहले हमारे ब्रेन में होना चाहिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या था, और वो मैंने लिखा था k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी log a अपॉन a माइनस एक्स। ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिराइव किया था, ठीक है।
अब हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे? पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा, व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड। व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड? हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? बेसिकली बहुत सिंपल सी चीज है। हाफ लाइफ पीरियड वो ड्यूरेशन होता है, वो टाइम होता है जिस टाइम के अंदर कोई रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाती है। और जब कोई रिएक्शन 50% कंप्लीट हो रही है ना, तो जितना रिएक्टेंट आप लेके चले थे उसका 50% प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान से सुनना, हाफ लाइफ पीरियड कोई नई चीज नहीं है, इट इज अ पीरियड बोल रहा है, टाइम पीरियड है, ये एक ड्यूरेशन है जिसके अंदर कोई रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाती है। और जब कोई रिएक्शन 50% कंप्लीट हो रही है तो 50% रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो चुका होगा? प्रोडक्ट के अंदर। तो डेफिनेशन क्या आई? हाफ लाइफ पीरियड, द टाइम ड्यूरिंग विच half of the reactions, the time during which half of the reaction is complete। ये वो टाइम है जिसके अंदर हाफ ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाती है? कंप्लीट। और ये भी लिख सकते हो, हाफ ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। ये तो होता है हाफ लाइफ पीरियड की स्टेटमेंट। सिंपल सी है, कभी एग्जाम में आएगी नहीं, लेकिन वैसे बता रहा हूं लॉजिकली क्या समझते हो हाफ लाइफ पीरियड से। तो हाफ लाइफ पीरियड इज द टाइम ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीट और हाफ ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई? कोई रिएक्शन 50% कंप्लीट होगी तो उसके टाइम पीरियड का हम क्या लिख सकते हैं? T 50% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताओ। T 50%, और T 50% 100 का कितना हो गया? 100 का 1/2 हो गया। तो T का कितना हो गया? वो T/2। तो दो सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहीं पर T 50% लिखा हुआ हो तो भी उसका हाफ लाइफ पीरियड है, कहीं पर कोई रिएक्शन T/2 लिख रखा है तो भी उसका वो हाफ लाइफ पीरियड है। तो हाफ लाइफ पीरियड को हम दो सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, आइदर बाई T 50% और T/2। हाफ लाइफ पीरियड क्या है? टाइम है जिसके अंदर हाफ ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट होती है, और ये इसका सिंबल है। हाफ लाइफ पीरियड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, हमें पता है T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के log A/A-x होता है, ये हमने पढ़ा है। अब आप एक चीज बताइए, जब हम T 50% निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, टाइम पीरियड जब 50% हो गया तो क्या हुआ? सर टाइम पीरियड 50% हो गया मतलब ये रिएक्शन जो है ना वो 50% कंप्लीट होगी। 50% कंप्लीट होगी। 50% कंप्लीट का मतलब क्या हुआ कि सर 50% रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट के अंदर। 50% रिएक्टेंट कंप्लीट हो गया प्रोडक्ट के अंदर। ये तीनों पॉइंट एक जैसे हैं। किसी रिएक्शन का टाइम पीरियड 50 हो गया मतलब 50% हो गया, मतलब वो रिएक्शन 50% कंप्लीट होगी, मीनिंग 50% रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट के अंदर। अभी हमने एक चीज की थी, हमने लिखा था ए क्या है? इनिशियल कंसेंट्रेशन है। एक्स क्या लिखा था? एक्स लिखा था परसेंटेज जो कंप्लीट होती है, मतलब परसेंटेज जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है। बचती कितनी है? बचती है हमारे पास A-x, और इस बची हुई को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बेटा रिमेनिंग कंसेंट्रेशन। अब आप एक चीज बताइए, जब हम T 50% निकालेंगे तो क्या होगा आपके पास? 2.303 डिवाइड बाई के log ए तो इनिशियल है, यही रहेगा, यही रहेगा ना। अब आप एक चीज बताइए, x कितना होगा? भाई हम निकाल रहे 50%, तो रिएक्शन 50% कंप्लीट होगी, मतलब 50% रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट के अंदर। 50% कंप्लीट हो गया प्रोडक्ट के अंदर। इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये है 50% रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट के अंदर, और जो कन्वर्ट होता है वो क्या होता है? x होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 50%। किसका 50% है? कोई रिएक्शन 70% कंप्लीट हो रही, किसका 70? जो सर इनिशियल लेके चले थे ना उसका 70%। तो यहां पर 50% जो कंप्लीट हुआ है ना वो भी किसका हुआ है? इनिशियल। और इनिशियल कितनी लेके चले हम? ए। बहुत ध्यान से देखना, T 50% रिएक्शन 50% कंप्लीट होगी। 50% कंप्लीट का मतलब 50% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। यहां पर जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है वो ए है, और जो कंप्लीट होता है वो मैंने बताया था एक्स होता है। 50% अगर रिएक्शन कंप्लीट होगी तो जितना रिएक्टेंट आप लेके चले तो उसका 50% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। कितना कन्वर्ट हो गया कि सर 100 अगर लेके चलते तो
50% कंप्लीट होता, 1 लेके चलते 50 डिवाइड बाई 100 होता, और हम कितनी लेके चले हैं, इनिशियल हम लेके चले हैं। तो कितना आपके पास, कितना कन्वर्ट हो गया, हमारे पास कन्वर्ट हो गया a/2। तो x कन्वर्ट होता है वो क्या होता है, जो कंप्लीट होता है, कन्वर्ट होता है वो किसकी वैल्यू होती है, x की। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, a/2। x की वैल्यू कितना फॉर्मूला होता है, a - x, तो a तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास आ गई a/2। यहाँ से क्या फॉर्मूला बना, t 50% इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई k log a अपॉन, इसमें से माइनस करोगे a/2 आ जाएगा, a से क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बन जाएगा, t 50% इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई k इंटू log 2 बन गया आपके पास। log 2 की जो वैल्यू होती है ये आपको याद रखनी पड़ेगी टिप्स में, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। log टेबल से हम देख सकते हैं, और एक लेक्चर हम इस पे बनाएंगे भी, इसमें हम log और एंटी log टेबल कैसे देखते हैं उसको हम बताएंगे। तो log 2 की वैल्यू 0.3010 है, इसमें अगर log 2 की वैल्यू हम पुट कर दें तो क्या बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा t 50% इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई k इंटू 0.3010। ठीक है, log 2 की वैल्यू क्या थी 0.3010, मैंने वो 0.3010 उठा के यहाँ पर पुट कर दिया है, और इक्वेशन बनेगी t 50% इज इक्वल टू 2.303 k इंटू 2.3010। अब इस दोनों पैरामीटर के अगर हम मल्टीप्लाई करें इन दोनों की, तो हमारे पास वैल्यू आएगी t 50% इज इक्वल टू 0.693, इसको कैलकुलेट कर लेना, 0.693 डिवाइड बाई k। ये आपके पास आया है रिलेशन कि t हाफ जो है, t 50% का मतलब t 50% मतलब t/2, ये कितना होता है 0.693 डिवाइड बाई k, और t/2 लिख दें चाहे t 50% लिख दें, दोनों का मतलब क्या है, हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड किसका, ये ध्यान रखना, हाफ लाइफ पीरियड हम निकाल रहे हैं किसका के पास, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड जो होता है वो 0.693 डिवाइड बाई k होता है। ध्यान रखना, ब्रेन में रखना, इंपॉर्टेंट है ये। t हाफ जो है आपके पास वो 0.693 डिवाइड बाई k होता है। एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा ट्रिकी बनता है वो देख ले पास, ये t हाफ है, ये भी t हाफ है, ये भी t हाफ है। अगर हम यहां से एक चीज को देखें तो t 50% इज इक्वल टू 2.303 लोग है, और मैंने आपको एक चीज बताई थी ln इज इक्वल टू 2.303 लोग के बराबर होता है। तो इस पूरे पैरामीटर को यहां से लेके यहां तक को मैं नेचुरल लोग लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। तो t 50% क्या हो सकता है, ln 2 डिवाइड बाई k। एक ये भी ध्यान रखना, ये भी हाफ लाइफ पीरियड होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 2 आ गए, ये कहीं यूज नहीं होगा, ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली बच्चे ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो t 50% इज इक्वल टू ln 2 बाई k, ये भी हाफ लाइफ पीरियड है। t हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई k, ये भी हाफ लाइफ पीरियड है। लेकिन किसका हाफ लाइफ पीरियड है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर का है और ये भी फर्स्ट ऑर्डर का है। ये आपके पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड इट्स हाफ लाइफ पीरियड। तो आज हमने टॉपिक पढ़ा व्हाट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड। और दो फॉर्मूले हमारे पास आए, एक तो आपके पास आया k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई k t log a अपॉन a माइनस एक्स। एक हमने ग्राफ पढ़े, ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखना, अच्छे से नोटबुक में बनाना है, और थोड़ा ध्यान से आप देखें कि हमेशा कब वो माइनस के होगा, कब वो माइनस के अपॉन 2.303 होगा। अगर वो नेचुरल लॉग वर्सेस टी के बीच में प्लॉट किया गया तो केवल माइनस के आएगा, अगर वो कॉमन लॉग और टी के बीच में पुट किया गया तो स्लोप हमेशा नेगेटिव ही आएगा और माइनस के अपॉन 2.303 आएगा। यहाँ तक का टॉपिक है और ये उसका हाफ लाइफ पीरियड है। अगला टॉपिक कल मिलेगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना, अगले टॉपिक में हम केवल न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पे बचे हुए हैं और कुछ ये हैं। तो अगला जो लेक्चर होगा वो प्योरली न्यूमेरिकल्स पे होगा। और न्यूमेरिकल्स में करने से पहले आपसे एक चीज़ की रिक्वेस्ट है कि जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है ना, ये बहुत ही आपका साउंड होना चाहिए, साउंड मतलब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। फॉर्मूले सारे टिप्स भी होने चाहिए, ये कुछ फॉर्मूले हमने जो वहाँ लिखे थे वो टिप्स भी होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही है और नेक्स्ट लेक्चर में कल मिलते हैं। और कल थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स का है, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। ओके, टेक केयर।